हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में बात की जाएगी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12th का संपूर्ण पेपर हल किया जाएगा। इसमें इस पेपर में लगभग 27 क्वेश्चन है। संपूर्ण क्वेश्चनों का हल किया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक उत्तर पढ़िए और आपके 48 में से कितने अंक आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर कोई भी नॉर्मल समस्या किसी प्रश्न में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जरूर करें, तब हमें पता चलेगा कि आपकी क्या समस्या है। हर एक समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। एक नई सूचना है कि 1 जनवरी 2022 से कक्षा 12th के बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि 1 तारीख से हर रोज़ इस चैनल पर राजस्थान जीके के 20 प्रश्नों की हर रोज़ एक एक क्लास आने वाली है। आप बताइए हमें कि ये क्लास आए या नहीं आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जरूर करें। चलिए आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं। पहला क्वेश्चन है, नाटो संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1949। और नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? आंसर होगा लेनिन। कौन थे दोस्तों? लेनिन थे। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीट मिली थी। कितने में से मिली थी दोस्तों? 489 में से 364 सीट मिली थी। पांचवा क्वेश्चन है, बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना? आंसर होगा 1971 के अंदर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। छठा क्वेश्चन है, चौथा आम चुनाव कब हुआ था? आंसर होगा 1967 के अंदर चौथा आम चुनाव हुआ। अब आपके खाली स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है ना? और परमाणु बम गिराने के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट नवे क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? कुल सदस्य पूछे तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को याद करने की मैं छोटी सी आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ये ट्रिक आप ध्यानपूर्वक सुनिए। रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। रूसने के बाद तुम्हारा फेस, यानी FACE, रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। एक मतलब रूस, फिर F का मतलब हो गया फ्रांस, A का मतलब हो गया अमेरिका, C का मतलब हो गया चाइना और E का मतलब हो गया इंग्लैंड। याद हो गई दोस्तों? पांचों देश याद हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 10वें क्वेश्चन की। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। 11वां क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किन को जाना जाता है? आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक दोस्तों कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के क्या थे? ये संस्थापक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षेस में शामिल देशों के नाम बताइए। यहाँ भी एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक आप ध्यानपूर्वक सुनिए, सिंपल सी ट्रिक है। MBBS पेन, ये छोटी सी इंग्लिश की ट्रिक बनी हुई है। तो देखो, M का मतलब मालदीव हो गया, B का मतलब भूटान हो गया, B का मतलब बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, S का मतलब P का पाकिस्तान हो गया, A का मतलब अफगानिस्तान हो गया, I का मतलब इंडिया हो गया और N का मतलब नेपाल हो गया। MBBS पेन, छोटी सी ट्रिक है, याद हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट
15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? भारत के अंदर चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी 1950 को होती है। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। WHO के बारे में मैं थोड़ी जानकारी और देता था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 17वां क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। 18वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है ना। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है, पुरानी कांग्रेस क्या है? पुरानी कांग्रेस से आप क्या अभिप्राय है? पुरानी कांग्रेस से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा, मोरारजी देसाई के समर्थक कांग्रेस के समूह को पुरानी कांग्रेस की संज्ञा दी गई है। मोरारजी देसाई के समर्थक कांग्रेस के समूह को पुरानी कांग्रेस की संज्ञा दी गई है। दल बदल से आप क्या समझते हो? दल बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में शामिल होना है। दल बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में शामिल होना है। इसमें निम्नलिखित स्थितियां शामिल है। पहली स्थिति है, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। 2 नंबर बात करते हैं अपन, मौलिक सिद्धांतों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध योगदान करना। 3 नंबर है, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना। नेक्स्ट बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, मेल मिलाप के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करती है। 2 नंबर कार्य है, पंच निर्णय, न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और अन्य शांतिमय उपायों का प्रयोग करती है। तीसरा कार्य, सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताने हैं। पहला कारण है, राष्ट्रीय संघर्ष में कांग्रेसी नेताओं का जनता में अधिक लोकप्रिय होना। और दूसरा कारण है, पंडित नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व का होना। छोटा सा ही उत्तर है। नेक्स्ट 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत और पाक के बीच विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है, कश्मीर का मुद्दा। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जबकि भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का अंग है। दोनों देशों के अपने अपने तर्क है। इस मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच 1947 तथा 1947-48 तथा 1965 का युद्ध हो चुका है, लेकिन इन युद्धों से इस मसले का समाधान नहीं हो पाया है। दूसरा मुद्दा है, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण का मुद्दा। हिमालय में भारत पाक चीन सीमा पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर उचित सीमा निर्धारण नहीं किए जा सकने के कारण भारत पाक के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होने के कारण दोनों देश इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा कारण है, हथियारों की होड़ का मुद्दा। हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए और दोनों परमाणु अस्त्रों से लैस है। चौथा कारण है, नदी जल बंटवारे पर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर विवाद बना हुआ है। दोस्तों, इसके और भी बहुत कारण हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसके हिसाब से मैंने 4 कारण बताए हैं। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, मिखाइल गार्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य क्यों हुए? पहला कारण क्या है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिम देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ गई थी। अर्थव्यवस्था में गतिरोध पैदा होने की वजह से देश में उपभोक्ताओं वस्तुओं की भारी कमी उत्पन्न हो रही थी। सोवियत संघ का उत्पादकता और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पाश्चात्य देशों की बराबरी करने के लिए गार्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार लाना चाहते थे। दूसरा कारण है, सोवियत संघ के अधिकांशतः गणराज्य समाजवादी शासन से उब गए थे और वह विद्रोह करने का आमाद हो गए थे। तीसरा कारण है,
गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने तथा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए वहां सुधार करने का फैसला किया। 25वां क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। आंसर होगा 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव 25वां क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। आंसर होगा 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने हेतु वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। इसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस चेतावनी से लगा कि युद्ध होकर रहेगा और इसी को क्यूबा संकट के रूप में जाना गया है, लेकिन सोवियत संघ के जहाज़ों की वापसी का रुख कर लेने से यह संकट टल गया। बात करते हैं नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन की। 26वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। आंसर होगा हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति से अभिप्राय कृषिगत उत्पादन की तकनीक को सुधारने तथा कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने से है। यहाँ भर्ती नहीं है दोस्तों, वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। यहाँ पर ये गलत हो चुका है, यहाँ है कृषिगत, ठीक है ना, थोड़ा करेक्शन कर लेना। इसके 3 तत्व थे, कौन कौन से? पहला था कृषि का निरंतर विस्तार, दोहरी फसल लेना और अच्छे बीजों का प्रयोग करना। इस प्रकार हरित क्रांति का अर्थ सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों से अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम कौन कौन से हैं ये बताता हूँ मैं अभी। हरित क्रांति के खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इफाजा हुआ, ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसान यानी मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम, इस क्रांति से गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर बढ़ गया, ये नकारात्मक परिणाम है। और दूसरा है इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि की दृष्टि से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ रहे हैं। बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी थी? विस्तार से समझिए। स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। कौन सी? राष्ट्र निर्माण की। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती प्रमुख थी। यहाँ विभिन्न धर्म, जातियों, वर्गों, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। इनमें एकता कायम करने की एक चुनौती थी, क्योंकि हर क्षत्रिय वह क्षेत्रीय पहचान को कायम रखते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम रखना था। दूसरे, देशी राज्यों को भारत संघ में विलीन करने की भी एक विकट समस्या थी। इस तरह स्वतंत्रता के बाद तात्कालिक प्रश्न राष्ट्र निर्माण की चुनौती का था। दूसरी समस्या थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना देश के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया, लेकिन अब देश के सामने ये चुनौती थी संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवहार की व्यवस्थाएं चलन में आए ताकि लोकतंत्र कायम रह सके। दूसरी चुनौती ये थी एक ऐसे समतामूलक समाज का विकास किया जाए जिसमें सभी वर्गों का भला हो सके। और तीसरी चुनौती क्या थी दोस्तों? आर्थिक विकास हेतु
नीति निर्धारित करना। स्वतंत्रता के समय देश के समकक्ष तीसरी प्रमुख चुनौती आर्थिक विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करना था। अतः देश के सामने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप आर्थिक विकास करने और आर्थिक गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों का निर्धारण करने की चुनौती थी। तो चलिए दोस्तों, आज हमने कक्षा 12th का राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पेपर हल कर चुके हैं। इसी के साथ ही मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 से इस चैनल पर BSTC 2022 में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सूचना है। उनको हर दिन राजस्थान जीके के विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को 20 प्रश्नों को क्या एनालिसिस किया जाएगा। इस चैनल पर 5-5 मिनट का हर एक एपिसोड होगा और यदि आप डेली करोगे तो आप 1 महीने तक देखोगे, यानी 1 महीने आप पूरे हर एक सेशन को देखोगे तो आपको लगभग 600 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे राजस्थान जीके के। तो चलिए, और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।